संत शिरोमणि रविदास महाराज के जयंती के मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाई आवाज। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। और इतना ही नहीं तो बिहार में 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे के मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने नीतीश कुमार के सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों किया नजरअंदाज, और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों के मामले को लेकर जो कहा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है जमकर वायरल। तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। वो तमाम खबरें इस देश का मनुवादी मीडिया आपके बीच साझा नहीं करता, लेकिन बहुजन मीडिया होने के नाते लगातार उन खबरों को लेकर प्रत्येक दिन आपके बीच हम साझा होते हैं। और उसके साथ साथ आज वही तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहली खबर से आपको रूबरू करवाऊंगा। 12 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती मनाई जाएगी और इस मामले पर पूरे खास तौर पर उत्तर प्रदेश और तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यह देखा जा रहा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के जयंती के कार्यक्रमों को लेकर जो सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से जो अनुमति मिलना चाहिए थी, प्रशासन के माध्यम से जो अनुमति होना चाहिए, वो अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में क्या कुछ कहा, वो प्रतिक्रिया आपके बीच साझा करते, उसके बाद आगे मसले पर चर्चा करेंगे। 12 फरवरी को उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या? मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम, धन्यवाद सर। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की तमाम उन बातों को आपने सुना जो संसद में उन्होंने कहा है कि संत शिरोमणि संत रविदास महाराज के जयंती के उपलक्ष्य पर जो अनुमति होना चाहिए वो अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि भारत ये धर्मनिरपेक्ष देश है। तमाम अनेकों धर्मों को लेकर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाता है, खासतौर पर देख चिन्हित कर चंद्रशेखर आजाद का इशारा ये था कि महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जिस तरीके से 7,000 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि खर्च की गई है और इस मामले को पूरे देश के अंदर किस तरीके से प्रचार और प्रसार में लाया गया है, लेकिन संत रविदास महाराज जो बहुजन समाज से आते हैं, जिन्होंने सर्वजन समाज के लिए जो कार्य काम किए, उनकी जयंती को मनाने के लिए शासन प्रशासन क्यों कहने की अनुमति नहीं दे रहा? आखिर इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है? इस जातिवादी मनुवादी सोच से बाहर रहकर सरकार ने काम करना चाहिए, ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही। इसके साथ साथ ये अगली खबर को देखिए। ईवीएम को लेकर लगातार पूरे देश के अंदर जो विरोधाभास वाला माहौल है, जो संशय वाला वातावरण निर्माण हो चुका है, उसको लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। ये आदेश समझिए कि क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम का जो डेटा है वो मिटाए नहीं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश दिया गया है। तो ईवीएम का जो डेटा है, जो चुनाव के बाद कहने के मिटाने का काम होता है, वो मिटाने का काम ना किया जाए, ऐसा बड़ा आदेश दिया गया। इसके पीछे का ये कारण बताया गया है कि एडीआर द्वारा कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर एक याचिका दायर की गई और एडीआर के माध्यम से इस याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है और इस बात का आदेश दिया है कि फिलहाल वो ईवीएम से किसी भी तरीके का जो डेटा है वो डिलीट ना करे।
तो इससे इस बात की पुष्टि हो सकती है कि जो वोटों की गड़बड़ी बताई जा रही है, जिस तरीके से वोटों में हेराफेरी की गई है, इसका पता लगाने की अगर कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है और आंकड़े जुटाकर इस बात की भी शाश्वती हो सकती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आखिर कितनी सत्यता है। तो ये आपने खबर देखी, इसके बाद अगली खबर समझिए कि किस तरीके से देश के अंदर ऐसा वातावरण निर्माण हो चुका है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े तबके के आने वाले जो लोग हैं वो आजादी जिंदगी जीने के लिए भी कहने के अब मजबूर हो चुके हैं। लगातार ये सोचना कहने के आवश्यक हो चुका है कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आज उन लोगों के लिए सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई लड़ना और शिक्षा के तौर पर कहने के अपने तमाम तरीके को अगर अपने हाथों को, अपने परिवार को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो कैसे उनका गला घोटा जाता है, कैसे उनको निस्नाबूद करने की हर एक कोशिश की जाती है। एक मामला निकल कर आ रहा है जो बिहार से है। बिहार के सासाराम में एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची जिसका नाम स्नेहा सिंह है, जो वाराणसी के जवाहर नगर स्थित रामेश्वरम हॉस्टल में रहकर मेडिकल परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। उसका 1 फरवरी 2025 को शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिलता है। परिवार के अनुसार ये दावा किया गया है कि जिसका नाम स्नेहा सिंह है, स्नेहा के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर उसके शव को फंदे से लटकाने का काम हुआ। लेकिन सरकार को प्रशासन की नरसंहारता से इससे आगे निकल कर गई। बच्ची को शव के परिवार को सौंपने के बजाय प्रशासन ने खुद ही आनन फानन में जला दिया। तो ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई, वाराणसी का ये मामला है और बच्ची जो है 17 वर्ष की जो नाबालिग है वो बिहार से ताल्लुकात रखती है। परिवार ने दावा किया है कि बच्ची के साथ सबसे पहले बलात्कार किया गया है और इस पूरे के पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने के लिए फंदे से लटकाया गया। उसके बाद प्रशासन ने जो बॉडी है वो परिवार को सौंपनी चाहिए थी, तो आनन फानन में उस बच्ची की लाश को, शव को सार्वजनिक तौर पर या कहेंगे कि प्रशासन ने ही आनन फानन में जलाने का काम किया है। तो इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ये पूछा है कि अगर यह हत्या थी तो परिवार को शव क्यों नहीं सौंपा गया? अगर यह हत्या थी तो अपराधियों को बचाने की आखिर क्यों कोशिश की गई? इसके दबाव में प्रशासन ने परिवार से अनुमति के बिना आखिर उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया है? इसके साथ साथ इतना नहीं तो चंद्रशेखर आजाद ने आगे भी ये कहा है कि अगर ये सरकार जो बात करती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा देती है, लेकिन हकीकत तो ये है बेटियों को बचाने और बेटियों को की लाशों को जलाया जा रहा है ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश की ये स्पष्ट मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की गई है कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाए और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इस घटना में न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हत्या, बलात्कार सबूत मिटाने का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस जघन्य अपराध को छिपाने की भूमिका निभाई है। स्नेहा के परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले। तो ये तमाम मांगे चंद्रशेखर आजाद के जरिए साझा की गई है। इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडाराज है, जंगल राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और योगी आदित्यनाथ दूसरे तौर पर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि उनकी सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, लेकिन नारा लगाने के बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये कहने की खोखला साबित हो चुका है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कैसे बिहार से एक 17 वर्षीय जो बच्ची है उसका वाराणसी में नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करती है और उसका शव संदिग्ध हालत में मिलता है और इतना ही नहीं तो उस शव को मिलने के बाद उसे बलात्कार उसके साथ होता है, ये परिवार का दावा है। उसके बाद आत्महत्या साबित करने के लिए उसको फंदे से लटकाया जाता है और इतना ही नहीं तो कहने की उस पोस्टमार्टम या फिर परिवार को जो शव लौटाना चाहिए था वो नहीं होता और उसे जलाने का काम होता है। प्रशासन इसके ऊपर अहम भूमिका निभाता है और इस पूरे के पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उन तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। अगली खबर देखिए जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे नजरअंदाज करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति नजर आए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनके साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं
लेकिन उस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को नजरअंदाज कर देते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाना भी ठीक नहीं समझा और उनको एक बड़ी नजरअंदाजी का सामना करना पड़ा। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ये देखते रह गए कि आखिर क्या हुआ और उन्हें समझ नहीं आया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो ये देखिए तमाम तरीके के कारण है, भारत किस तरीके से तमाम चीजों से जूझ रहा है। ऐसे में देश के हालात और देश की जिस तरीके से संबंध है, ये बताते हैं कि किसके किसके जो संबंध है कि बात बन रही है और किस तरीके से जो चर्चाएं है, जो संबंध है वो बनाने का काम हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। हाथ तो आगे किया गया लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें सरे से जो है नजरअंदाज करने का काम हुआ। और इतना इसी के साथ साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, इन्होंने किसानों को लेकर संसद में आज क्या कुछ कहा, सुनिए। कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश में तमाम उद्योगपतियों की संपत्ति को दोगुनी और चौगुनी करने के लिए लगातार सरकार तत्पर रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है, जो कहीं न कहीं दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है और जब तमाम आपातकालीन स्थितियां निर्माण होती है, जब बारिश के कारण फसल का नुकसान होता है, तमाम तरीके की चीजों समस्याओं का जब सामना करना पड़ता है, तो कर्ज के तले इतना ज्यादा कहीं न कहीं किसान दब जाता है, जिसके कर्ज को माफ करने के लिए सरकार की कोई भूमिका बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, जिसकी भूमिका साफ तौर पर किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए होनी चाहिए थी। तो वो तमाम बड़े-बड़े धन्ना सेठ और उद्योगपतियों के कर्जों को माफ करने के लिए ही अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता साबित करता है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के माध्यम से चलाई गई जो सरकारें हैं, वहां पर ही उनका बड़े पैमाने पर जो हित है और सुख नजर आता है, लेकिन सवन लीडरशिप रखने वाली पार्टियां बहुजन समाज के, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के ऊपर में जो होने वाले जो है वो न अत्याचार रोक पाती है, न बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार जो अहम मुद्दे है, इससे कहने के दरकिनार कर कर वोटों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ करना चाहती है। इसीलिए बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सजग होकर बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों पर ही अपना विश्वास और आने वाले भविष्य में कैसे वो सत्ता में आए, इसके लिए अपनी पुरजोर कोशिश करना होगा। तब जाके ही उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा, जो हमें इतिहास में साफ तौर पर देखने को मिलता है, जिसको लेकर माननीय कांचीराम साहब ने भी अनेकों बातें कही है। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।